हेलो, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर की वीडियो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इंकथिंग चैनल पर। जो उसकी मेन वीडियो है, जो पहली वीडियो नॉट मेन एक्चुअली, वो आ चुकी है आपकी आर्क जेनेसिस चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं। गर्व ऑफ गुजरात जो है वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसका नाम आ चुका है। तो इतना आपको याद करना काफ़ी है। गरबा कहाँ मनाया जाता है, गुजरात का फेमस है। तो इतना याद रखना है आपने को, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, लेकिन जितना जरूरी है वो भी आपको बता रहा हूँ। द वाइब्रेंट एंड द कल्चरली रिच डांस फॉर्म गरबा ऑफ गुजरात has earned a prestigious place in the representative list of the intangible cultural heritage of humanity by the UNESCO। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम पूछी जा सकती है और क्वेश्चन आए भी हैं फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। तो ये कहाँ पर हुआ है, बोस्वाना में। इतना हमारे लिए काम का नहीं है। द इंस्क्रिप्शन मार्क्स गरबा ऑफ गुजरात एज अ 15th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट फ्रॉम इंडिया। तो ये 15वां ऐसा है, मतलब 14 और भी आ चुके हैं ऑफकोर्स। जो 15 तो जो है वो गरबा गुजरात है, लिस्ट में आ चुका है। ये क्यों है, इट अंडरस्कोर द डांस फॉर्म सिग्निफिकेंट रोल एज द यूनिफाइंग फोर्स प्रमोटिंग सोशल एंड जेंडर इंक्लूसिविटी, ठीक है। तो बाकी यही है। अगर हम सब देखा जाए तो लिस्ट क्या है, ये यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट क्या होती है। कल्चरल हेरिटेज डज नॉट एंड एट द मोन्यूमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोग जानते हैं कि हेरिटेज जो है, कल्चरल हेरिटेज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मोन्यूमेंट है, मोन्यूमेंट भी काम का आते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी जरूरी है, लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो हमारा तरीका है, नॉन टेंजेबल, मतलब वो छू नहीं सकते हैं, वो सब में काउंट होता है। तो ओरल ट्रेडिशन हो गया एक, लाइक जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को पास किए जाते हैं, ओरल ट्रेडिशन। परफॉर्मिंग आर्ट्स हो सकती हैं, सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं, रिचुअल्स हो सकते हैं, सेलिब्रेटरी इवेंट्स एंड नॉलेज है, प्रैक्टिसेस अबाउट नेचर एंड द यूनिवर्स, और नॉलेज एंड द एबिलिटी टू मेक ट्रेडिशन क्राफ्ट are all example of living expression inherited from the predecessor and passed through down to the successor, ठीक है। तो ये है। अगर आपसे बात की जाती है तो 15वां बना है, तो 15 आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट है। जो पहला जो है वो रामलीला है। तो जो रामलीला है उसको आप याद रखेंगे, फर्स्ट वन। और वैदिक चैंटिंग, कुदियट्टम, रमन, छऊ डांस, कलबेला, मुदियट्टू, बुद्धिस्ट चैंटिंग, संकीर्तना, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ द यूटेंसिल मेकिंग, योगा। योगा भी न्यूज़ में था। तो ये जो आपको याद करने हैं, देखिए 15 तो याद आपको नहीं होंगे, बस फर्स्ट याद कर लीजिए, क्योंकि पहला जो था और रामलीला थी। सेकेंड जो दूसरा याद रखना है वो है आपको योगा। योगा 20 में आता है। कुंभ मेला जो है वो 20 में आता है। और लास्ट दुर्गा पूजा भी काउंट की गई थी एंड द 15 वन। तो आपको उससे पहला याद रखना है और 15 याद रखना है। बाकी आपका मन करे तो योगा वगैरह भी याद रख सकते हैं, वैसे इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन मिनाली 2023 बीइंग हेल्ड एट रेड फोर्ट। तो लाल किले के अंदर क्या हुआ है कि पहला, जो इंडिया का पहला है, फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिनाली, जो कि लाल किले में हुआ था, उसका इनॉग्रेट किया था हमारे मोदी जी ने। तो इसको मतलब छोटा कर देता हूँ। सो दी IIADB का मतलब क्या है, इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिनाली एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजन टू स्टेबलाइज अ फ्लैगशिप ग्लोबल कल्चर इनिशिएटिव इन इंडिया अकेन टू इंटरनेशनल बिनाली इन वेनिस। देखिए है क्या एक्चुअली, जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं कहीं ना कहीं से उसकी इंस्पिरेशन मिलती है। तो वेनिस में ये ला बिनाले होता है, और वहाँ से ही उसको इंस्पायर होकर इंडिया में इसको लॉन्च किया गया है। So this initiative is aligned with a nationwide campaign to revitalize museums and develop cultural spaces. 5 major cities: कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद एंड वाराणसी। तो बस आपको इतना याद रखना है कि कहाँ पर हुआ है, रेड फोर्ट में हुआ था। सो ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन द प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो अनवील द आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन। तो यहाँ पर क्या है, आत्मनिर्भर भारत फॉर सेंटर फॉर डिजाइन को भी अनवील किया गया है। दिस सेंटर एम्स टू शोकेस इंडियाज यूनिक एंड इंडिजिनस क्राफ्ट फोस्टरिंग कोलैबोरेशन बिटवीन आर्टिसंस एंड डिजाइनर। तो उसका टारगेट क्या होगा, अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो उसका मतलब यही है ना कि जो इंडिया का जो यूनिक कल्चर है, जो क्राफ्ट एंड इंडिजिनस, उसको लोगों को बताना, कोलैबोरेशन करना है, ठीक है। तो बस इतना याद रख लीजिए, ये इतना जरूरी नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए हम वही भी डिस्कस करेंगे जो काम की है। ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है कि अभी तक आपने 7 वंडर्स देखे होंगे कि 7 अजूबे, लेकिन 8 जो है वंडर को ऐड कर लिया गया है। और जो 8 का नाम क्या है, अंकोर वट। देखिए अंकोर वट द मैजेस्टिक टेंपल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन द कंबोडिया एंड इट हैज बीन bestowed with the unofficial title of the 8 wonder of the world. Its grandeur, architectural intricacy, and historical significance have earned at the prestigious recognition. Angkor Wat has defeated Italy's Pompeii to gain the 8th spot. एक्चुअली कॉम्पिटिशन हुआ होगा, वोटिंग वगैरह की गई होगी, तो पोम्पई जो है इटली का, ये भी अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में पोम्पई का, ये भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। एक्चुअली यहाँ पर एक माउंट वसुवियस है। ये भी माउंट वसुवियस एक जीके क्वेश्चन बन जाता है कि माउंट वसुवियस कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक वोल्केनो हुआ था, इरप्शन हुआ था, और ये माउंट वसुवियस मिलेगा आपको साउदर्न इटली में। तो उसके पास ये इतना लावा निकला था, पूरा सिटी खत्म हो गया था, सिटी तबाह हो गया था। लाइक यू विल सी दी मैग्मा, लाइक वहाँ पर आपको दिख जाएंगे।
तो आप चाहें तो सिटी पोम्पेई सर्च करना, सिटी पोम्पेई मैग्मा सर्च करो गूगल में तो यू विल नो। तो इसको हटा के ये अंकोर वाट को फाइनल किया गया है। तो अगर हम बात करें कि द लिस्ट वॉज क्रिएटेड थ्रू अ ग्लोबल पोल कंडक्टेड बाय द न्यू 7 वंडर फाउंडेशन। तो अब ये है कि जो 7 वंडर्स हैं कौन करता है, इंडियन गवर्नमेंट करती है, यूनाइटेड नेशंस करता है, कुछ नहीं करता है। इसमें क्या एक फाउंडेशन है, उसका नाम है न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन, ये डिसाइड करती है। इट रिप्रेजेंट मॉडर्न वंडर्स एंड दैट स्टिल स्टैंड टुडे। वो बताती है कि जो आज मॉडर्न वंडर है जो आज भी हैं कौन कौन से हैं। इनको एक बार देख लेते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो चाइना में है। पेट्रा जो जॉर्डन में है। क्राइस्ट द रेंडेर ये ब्राजील में है। माचू पिच्चू पेरू में है। चिकन इट्जा ये मैक्सिको में है। और रोमन कोलोसियम माय फेवरेट बिल्डिंग जो है तो ये आपको मिलेगी रोम में, इटली में। और ताजमहल है वो अपना भारत में देखने को मिलेगा। सो आप इसमें एक ऐड कर लीजिए 8, दैट इज अंकोर वट, जिसको याद कर लेना, ठीक है। बाकी सो नेक्स्ट करंट अफेयर है ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग के बारे में देख लेते हैं कि देखिए आईजीबीसी की जो समिट है मतलब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग जो कांग्रेस है वॉज हेल्ड इन चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में। तो आपको इतना याद रखना है कि चेन्नई वाला पार्ट इतना याद रखना है कहाँ पर हुआ है, चेन्नई में है। आईजीबीसी की मतलब क्या होता है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो आईजीबीसी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे चलेगा, लेकिन लिख लेना इसको कि आईजीबीसी का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। जैसे मैंने पूछा यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, उसको भी प्लीज़ आप याद रख लेना। आईजीबीसी काम क्या करती है, देखिए एक काउंसिल है, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, मतलब ये बिल्डिंग को रेटिंग करती है, उनको रिकॉग्नाइज करती है, ग्रीन बिल्डिंग के बारे में प्रमोशन करती है, रिसर्च को प्रमोट करती है। क्लियर है। सो पहला बात समझते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग होती क्या है। ग्रीन बिल्डिंग कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक है। सो जेईई और नाटा दोनों एग्जाम के लिए पूछा जा चुका है। ग्रीन बिल्डिंग होती क्या है, देखिए ऐसी बिल्डिंग जो नेचर पर या तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालती है, एडवर्स इफेक्ट नहीं डालती है, या फिर नाम मात्र का इफेक्ट डालती है। सो दोज बिल्डिंग विच आर हैविंग जीरो और मिनिमम एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है। सो ग्रीन बिल्डिंग यूजुअली रिफर्स टू द यूज ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ग्रीन बिल्डिंग में क्या काम होगा कि ऐसे हम मटेरियल यूज करने वाले हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लाइक जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फॉर एग्जांपल वुड हो गया, बैम्बू हो गया, ये सब चीज़ें। प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, सीमेंट यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल नहीं है, ठीक है। फिर प्रोसेस है, जो तरीका है काम करने का वो ऐसा करेंगे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। जो उसका ऑपरेशन है या जो उसके मेंटेनेंस है वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग इज ड्रिवन बाय द इंसेंटिव टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंसिडरिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। तो जो प्रॉब्लम आ रही है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट नुकसान पहुंच रहा है, उसको बचाने के लिए। सो अगर हम बात करें आईजीबीसी की, थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो आईजीबीसी के लिए जेनेसिस का एस्टेब्लिश बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री इन 2021। तो आप चाहें तो ये ईयर भी याद रख सकते हैं। इंडियन प्रीमियर सर्टिफिकेशन बॉडी ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। मतलब सिंपल सा पॉइंट ये है कि ये बिल्डिंग मान लीजिए एक मैं हूँ, एक बिल्डिंग मैंने बनाई है, एक बिल्डिंग आपने बनाई है ये वाली, तो पता कैसे कौन सी बिल्डिंग कितनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये आईजीबीसी के पास जाएंगे तो उनको रैंक कर देगी, ठीक है। तो ये है ये एक सर्टिफिकेट देती है कि ग्रीन बिल्डिंग है या नहीं है। सो इट ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये काम करेंगे। देखो वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल क्या काम करता होगा, तो लॉजिकल सोचोगे तो ये पूरी दुनिया की बिल्डिंग देखता होगा, है ना, यही है और क्या। तो उसका मेंबर होगा ऑफ कोर्स। सो एडवांटेज क्या है अगर ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं, तो देखिए इसका क्या फायदा होता है, इमिशन रिड्यूशन होता है। इमिशन का मतलब जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो कम होगा। द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर कंट्रीब्यूट अराउंड 40% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड अकाउंट फॉर द 35% टोटल एनर्जी कंजप्शन। सोच कर देखो, जो कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है, सेक्टर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो काम होता है, उसके अंदर लगभग 40% ग्रीन हाउस तो हम सब इसी से रिलीज करते हैं। तो अगर हमने इसको मैनेज कर लिया, 40% हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज तो कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रीन बिल्डिंग है लोअर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, तो उसकी जो कॉस्ट होती है कम पड़ती है। सोशल बेनिफिट भी है, इनहेंस ऑक्यूपेंट कंफर्ट एंड हेल्दी। तो अगर आप अच्छी बिल्डिंग में रहेंगे तो आपको एनवायरमेंट अच्छा मिलेगा, लाइक वेंटिलेशन वगैरह आपको अच्छी मिलेगी, प्रॉपर नेचुरल लाइट मिलेगी, तो आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी बाय इंश्योरिंग क्लीन एयर एंड वाटर एंड लेस एक्सपोजर टू द टॉक्सिन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात ये आती है कि सर इतना सब कुछ है ग्रीन बिल्डिंग तो बनाते क्यों नहीं है भाई, कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी इसकी भी, देख लेते हैं। सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन अडॉप्शन ऑफ द ग्रीन बिल्डिंग। देखिए इसकी कॉस्ट आती है इनिशियली बहुत मुश्किल पड़ती है, लाइक हाई इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब इसको बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो आपके जो लेबर है उनको भी नहीं पता है, जो मटेरियल है वो भी लोगों को जानकारी नहीं है, जो मटेरियल वगैरह यूज़ किए जाने हैं वो भी नेचर से आते हैं, तो उनको प्रोसेस करना पड़ता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो द हाई इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग ऑल्सो रिजल्ट इन हायर रेंटल्स मेकिंग इट चैलेंजिंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड टेनेंट्स। फिर होता है इशूज इन कंस्ट्रक्शन, जो मैंने बात की, द ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज फ्रेगमेंटेड अराउंड द वर्ल्ड विच में लीड टू द अनसर्टेन सप्लाई ऑफ द ग्रीन मटेरियल। भाई आपको चाहिए लेकिन मटेरियल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो क्या करेंगे, दूसरी जगह से मंगाएंगे। दूसरी जगह मंगाते हैं तो वहाँ पर आपको इंपोर्ट कॉस्ट वगैरह देनी पड़ेगी या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको खर्च करना पड़ेगा। सो लिमिटेड एक्सेस ऑफ द डिजाइन एंड स्किल वर्कर, जो मैंने बात की है कि लोगों को पता भी नहीं, जानकारी भी नहीं है, जो लेबर है वो आज तक इन लोगों ने काम ही नहीं किया है, तो उनको भी जरूरी है अपग्रेड करना। गवर्नमेंट इशूज भी हैं, गवर्नेंस इशू भी क्या है, एक्शन प्रोजेक्ट शेड्यूल, लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, पुअर बिल्डिंग कोड फॉर इन्वॉल्वमेंट, हाई पे बैक पीरियड एंड की हिंड्रेंस।
गवर्नमेंट भी इस पर रिसर्च नहीं करती है, कोई कंपल्सन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर कोई वैसे लाइक बताया कि कोई एनफोर्समेंट को नहीं है, कुछ रिसर्च की जाए, नई नई बिल्डिंग मटेरियल को थोड़ा सा बताया जाए, फंडिंग की जाए, तो मे बी ये पॉसिबल है। और अवेयरनेस तो ऑफकोर्स, अगर अवेयरनेस तो मेन ही पॉइंट है। जिन लोग जानकारी नहीं है, कुछ भी देते रहिए, तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं जबकि लिखा होता है उसके ऊपर कि इट इज स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो अवेयर नहीं है। लाइक ये चीज़ है कि बताना भी जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ने बता दिया तो काम हो जाएगा, नहीं, लोगों को अवेयर करना जरूरी है भाई, बताना कि ये सब चीज़ें गलत हैं। सो देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन अबाउट द बेनिफिट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, बोथ प्राइवेट एज वेल पब्लिक बेनिफिट। तो यहाँ पर है कुछ, अगर आपको पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन ग्रीन बिल्डिंग, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग एंड नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग। देखिए, एनर्जी एफिशिएंट जो बिल्डिंग्स होती हैं यूज लेस एनर्जी टू हीट, कूल एंड रन अप्लायंसेज etc। तो अगर आपसे बोला जाए कि दिस इज एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी कंज्यूम करती है, पर हाँ जितनी बाकी उस कंपेरिजन में काउंटर पार्ट्स करते हैं इतना नहीं करती है। लाइक जैसे 4 स्टार 5 स्टार एसीज आते हैं, अपना वो लगा लिए, जो CFL लगा लिए, लाइक जो बल्ब की जगह आपने CFL या फिर LED लाइट लगा ली, सो उसको बोलेंगे एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? ग्रीन बिल्डिंग गो बियॉन्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इनकॉर्पोरेटिंग वाटर एफिशिएंसी, वेस्ट मैनेजमेंट। तो ग्रीन बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एनर्जी तो कंजर्व कर ही करेगी, लेकिन इन्वायरमेंट पर एडवर्स इफेक्ट भी नहीं डाल रही है, लाइक कोई रिलीज ही नहीं कर रही है। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर को ध्यान से यूज करना है, वेस्ट मैनेजमेंट है, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी यूज किए जाते हैं। नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग अचीव जीरो कार्बन एमिशन बाय कटिंग एनर्जी कंजप्शन एंड यूजिंग ऑन साइट ऑफ साइट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नेट जीरो का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट पर जीरो इंपैक्ट, लाइक हम रिलीज ही नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है। तो ये है। फिर बाकी करंट अफेयर देखते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर फैसिलिटीज, रिसेंटली अ लॉन्च नूर अबू धाबी of the UAE is one of the world largest stand alone operation solar plant with total capacity of 1.2 gigawatt। तो आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ डालिए, यस। तो इतना बड़ा बनाया गया है यहाँ पर, ये है आपको मिलेगा अबू धाबी के पास में। सो और भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर, लेकिन ये न्यूज़ में था तो लाइक इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लार्जेस्ट के नाम पर। सो अदर लार्जेस्ट सोलर पार्क की बात करें तो भादला सोलर पार्क मल्टी प्लांट राजस्थान है, जो कि 2.25 गीगावाट है। ये इधर है। और कोचिन, हाँ ये याद रख लीजिए कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अ वर्ल्ड फर्स्ट सोलर पावर एयरपोर्ट। अगर पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो कि पूरा का पूरा सोलर पावर एयरपोर्ट काम करता है, कोई भी एनर्जी बाहर से नहीं ले आती है, सोलर से एनर्जी बनाई जाती है, उसको यूज किया जाता है। सो इट इज कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ठीक है, ये दुनिया का पहला है। फिर आता है 25 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखिए क्या ISS का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये किसी कंट्री का नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज ने इकट्ठा होकर पैसे दिए, फंडिंग करी, रिसर्च की और इसमें काम किया, तो ऐसा कुछ बनाया। इसको बोलते हैं इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंडिया का भी टारगेट है ऐसा कुछ बनाने का, लेकिन नॉट बाई टुडे, बाई आई थिंक 2040 तक है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि ये हमारी, देखिए ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ पर कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, इसको बोलते हैं लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। फिर मियो आती है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। फिर एक आती है हाई HEO, हाई अर्थ ऑर्बिट। तो सबसे नीचे वाली जो होती है, आई थिंक इसकी 380 किलोमीटर तक की रेंज होती है, जीरो टू यहाँ पर। सो 380 किलोमीटर के आसपास तक की होती है, 400 किलोमीटर तक की रेंज होती है ग्राउंड, लाइक अर्थ क्रस्ट से लेकर यहाँ तक उसको बोलेंगे लो अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पर ही आपको इंटरनेशनल सोलर स्पेस स्टेशन आपको दिखाई देगा चलता हुआ। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? कोई रिसर्च करनी होती है, कोई एस्ट्रोनॉट से वहाँ पर जाना है, एंटी ग्रेविटी में काम करना है, लाइक सोच कर देखो कि हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो एक तरह से क्या होता है कि वहाँ पर जैसे एस्ट्रोनॉट वगैरह हैं, आपने सुना होगा सुनीता विलियम्स हैं, कल्पना चावला, इन सब के नाम ये यहाँ पर जा चुके हैं। तो यही है। देख लेते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट अराउंड द अर्थ। इट सर्व एज अ होम वेयर क्रूज ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड कॉस्मोनॉट लिव। स्पेस स्टेशन इज ऑल्सो यूनिक साइंस लेबोरेटरी। वहाँ पर जाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कौन सा प्लांट कैसे ग्रो करता है, बैक्टीरियाज हैं या जो भी हो, ये ग्रेविटी से बाहर निकलकर कैसे बिहेव करते हैं, उनकी स्टडी की जा सकती है। इट इज पार्टनरशिप बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज, तो ESA यूरोप स्पेस एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट्स का नासा है, नासा की फिल्म पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी आ चुका है 6 के अंदर। क्या नासा क्या, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड जाक्सा है, जाक्सा जापान का है, कनाडा है, और रोस्कोमोस जो कि रशिया का है। तो इन सारी कंट्रीज ने इकट्ठे हुए उन लोगों ने बनाया। इट ऑर्बिट अर्थ एट एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 250 माइल्स। ये किसी काम का नहीं है। तो ये 2000 से ही काम कर रहा है, तो पिछले 24-25 साल से काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं 25 ईयर्स हो चुके हैं। फिर आता है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN, क्या मतलब है देखते हैं। ग्वालियर एंड कोझिकोड जॉइन द यूनेस्को क्रिएटिव लिस्ट नेटवर्क। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन कौन से सिटीज़ हैं जिन्होंने अभी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को ज्वाइन किया है। सो देर आर अमंग 55 सिटीज़ दैट ज्वाइन UCCN ऑन द वर्ल्ड सिटीज़ डेज। तो
वैसे तो पुराना है, 31 अक्टूबर पूछेंगे नहीं इतना कि आपको जो एग्जाम है वो 12 अप्रैल के बाद है, लाइक आपके अप्रैल मई जून जुलाई में, तो इतना पुराना तो नहीं पूछेंगे। एंड इस तरह की वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा कि अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको भी देख लीजिएगा, जो भी आपका जिस दिन एग्जाम होता है उसके आसपास के देख कर चले जाना, ठीक है। तो वर्ल्ड सिटीज़ जो है जो 31 अक्टूबर मनाया जाता है, तो उसमें कहा गया था न्यू सिटीज़ आर एक्नोलेज फॉर देयर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू द हार्नेस कल्चरल एंड क्रिएटिव एज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। सो कोझिकोड है सिटी ऑफ लिटरेचर बोला जाता है। इट हैज़ अ रोबस्ट लिटरेचर फाउंडेशन विद ओवर 500 libraries and more than 70 publishers. It also boosts a high level of literacy education. और जो ग्वालियर उसको बोला था सिटी ऑफ म्यूजिक। तो बच्चों ये भी याद रख लेना, पूछ लेंगे आप सब, क्योंकि सिटी दोनों न्यूज़ में है कि सिटी ऑफ नवाब, ये सब चीज़ पूछी जाती हैं आपसे। जे में पहला जो अटेम्प्ट हुआ उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड एंड सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर। इट हैज़ ऑल्सो रिच म्यूजिकल हिस्ट्री एनकम्पासिंग लेजेंड लाइक मियान तानसेन एंड बाल्टी बाबरा। और कौन कौन सिटीज़ हैं जिसमें रिकॉग्नाइज की जा चुके हैं, जैसे मुंबई है, मुंबई फिल्म के लिए हैं, चेन्नई म्यूजिक के लिए, हैदराबाद जो है वो गैस्ट्रोनॉमी के लिए है, वाराणसी म्यूजिक के लिए हैं, जयपुर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए, और जो श्रीनगर है वो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट दोनों के लिए, ठीक है। तो ये बात उनका भी आइडिया होना चाहिए। यूसीसीएन क्या है, तो 2004 में स्टार्ट किया गया था, और इतना तो कुछ नहीं, कितने सिटीज़ हैं, 100 कंट्री से ज़्यादा हैं, और ये हमारे किसी काम का नहीं है। बस अगर आपको देखा जाए तो बस इसकी फुल फॉर्म भी मेरे हिसाब से नहीं पूछेंगे। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, दे विल नॉट आस्क यू। यूनेस्को के बारे में पता होना चाहिए, बस इतना याद रख लीजिए। यूनेस्को, नासा, आईजीबीसी और इसरो और आईएसएसएस, और लाइक जो इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया, बाकी हम लोग देखेंगे। और ठीक है, चलो इसको स्लाइड को देख लेते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम एस स्वामीनाथन जी, ये तो मैंने बताया भी है पिछले करंट अफेयर के अंदर कि इनको भारत रत्न दिया गया है, और वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी रहे हैं। लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली वो चले गए हमें छोड़कर, तो उन्हीं के उनको जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया, डेवलपमेंट से बात करेंगे फूड सिक्योरिटी के लिए। देखिए हुआ क्या था कि 1960s में बहुत ज़्यादा भुखमरी फैली, फेमिना आई, मानसून नहीं आ पाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास इतना भी खाना नहीं था, कि इतना भी हम फूड ग्रो नहीं कर पा रहे थे कि हम अपने इंडियन पॉपुलेशन को खाना खिला पाएँ। सो दैट टाइम इंदिरा गांधी वॉज देयर, तो वो अमेरिका गई, उनसे रिक्वेस्ट करी कि कुछ खाने पीने को दे दीजिए। तो अमेरिका ने काफ़ी ह्यूमिलेट किया। वहाँ पर 480 के नाम से PL 480, पब्लिक लॉ 480 के थ्रू एक एक्ट है उनका, और ये बोला जाता है कि इतना गंदा खाना था कि लाइक वो जो फूड था वो पिग्स को दिया करते थे, लाइक जो उनके फार्म हाउस में जाया करता था, उन फूड को इंडिया में पहुँचाया गया। तो इंडिया को तब रियलाइज़ हुआ कि वी कैन नॉट रिलाई ऑन फूड सिक्योरिटी ऑन अदर कंट्रीज़, और ऐसे स्पेशली ऐसी जगह पर जो कंट्री इतना ह्यूमिलेट करते हैं। सो फिर स्वामीनाथन जी को बोला गया कि सर आप बताइए क्या करना है। तो स्वामीनाथन जी ने स्टडी की, तो यहाँ पर बोला गया स्वामीनाथन जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। सो कुछ जगह डिसाइड की गई, लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न राजस्थान। और जो बात करते हैं कि फार्म प्रोड्यूस वहाँ पर क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पर ये सब चीज़ें हुआ है, सो दे नो द फीलिंग ऑफ दिस थिंग। तो उसी रीज़न को बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन वाला एरिया है वहाँ पर। आई थिंक मैंने वीडियो अपलोड की है, इस चैनल पर है, एनीथिंग चैनल पर ही है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आई विल ट्राई टू मार्क इट एज आई बटन, तो एक बार देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइक मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एग्जाम ये आ ही जाएगा, और पता भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि एम एस स्वामीनाथन कौन है। सो इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया ठीक है, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया यहाँ पर है। तो एम एस स्वामीनाथन लेजेंडरी आर्टिकल साइंटिस्ट हैं। सो प्लांट जेनेटिक्स है, प्लांट जेनेटिक्स ही इज रिगार्डेड एज द फादर एंड द की आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड ऑल्सो ऑफन रिफर्ड एज द फार्मर साइंटिस्ट। He was recipient the first World Food Prize in 1987 and it received the Indian Green Revolution. He also recipient of the Padma Vibhushan. अब तो सब छोटे हैं, जबकि भारत रत्न मिल चुका है। रमन मैग्सेसे अवार्ड के भी इनको मिला है, तो इम्पोर्टेंट है। फिर क्या हुआ है तो उतना याद रख लीजिए, बाकी इस वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगा, उसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। फिर क्या है, द न्यू इंडियन एयरफोर्स IAF इन साइन। सो द इट वॉज अनवील्ड एज IAF मार्क एज अ 91st सेंचुरी एनिवर्सरी। तो 91वीं उनकी एनिवर्सरी थी, तो यहाँ पर एक नया इन साइन लॉन्च किया है। सो न्यू इन साइन इंक्लूड द एयरफोर्स क्रेस्ट एट द टॉप राइट कॉर्नर। IAF crest has national symbol, the Ashoka lion, and the top and the word सत्यमेव जयते in the देवनागरी स्क्रिप्ट। तो ये भी याद रखना कि सत्यमेव जो जयते है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा सकता है सत्यमेव जो जयते है वो कहाँ से लिया गया है। सो इट वॉज अ मुंडे का उपनिषद, तो मुंडे का उपनिषद के अंदर ये वर्ड मेंशन है, वहाँ से हमने लिया है। सो ब्लू द अशोका लायन इन द हिमालयन ईगल विद हिज विंग स्प्रेड डिनोटेड द फाइटर ऑफ क्वालिटीज ऑफ द लाइफ। इतना ठीक है। सो रिंग इन लाइट ब्लू कलर इन सर्कल हिमालयस ईगल विद द वर्ड भारतीय वायु सेना। आई थिंक मैं इसको जूम इन करूँगा तो उतना आएगा नहीं। ये ना भारतीय वायु सेना। सो ये चीज़ है
फिर आता है 15 मिनट सिटीज़ क्या है। इट इज़ एन अर्बन प्लानिंग कॉन्सेप्ट दैट एडवोकेट पुटिंग इसेंशियल सर्विसेज विद इन अ वॉकिंग और द बाइकिंग डिस्टेंस ऑफ रेजिडेंशियल टू रिड्यूस पॉल्यूशन। पे हिसाब से वाली बात है, आप यहाँ पर रहते हैं, आपको मान लीजिए बर्गर खाना है, बर्गर खाने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ रहा है, लाइक 40 मिनट का डिस्टेंस है। बर्गर इज नॉट एसेंशियल सर्विसेज, लेकिन एग्जांपल के मैंने बोल दिया, लाइक आपको शुगर चाहिए, फूड चाहिए, ब्रेड चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, उसके लिए आपको 40 मिनट का रास्ता है या फिर मान लीजिए 20 किलोमीटर दूर है, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन करेंगे, आप बाइक से जाएंगे, कुछ भी होगा। तो 15 मिनट सिटीज़ का मतलब ये होता है कि जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको 15 मिनट के डिस्टेंस पर होना चाहिए। लाइक आप पैदल जा सकते हैं, बाइकिंग के थ्रू जा सकते हैं टू रिड्यूस पॉल्यूशन। इट इज अ स्पेशल डेवलपमेंट मॉडल टू हेल्प फोस्टर अ मोर लोकल, हेल्दी, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ। चंडीगढ़ के जो सेक्टर है वो इस तरह डिजाइन किए गए हैं, लाइक ऑल द सेक्टर्स आर हैविंग बेसिक एसेंशियल फैसिलिटीज। लाइक आपको बेसिक खाना पीना चाहिए तो आप आराम से 10 मिनट की वॉक करके जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि आपका घर है यहाँ पर, तो 15 मिनट के डिस्टेंस पर ये मिल जाएगा, फिर आपका स्कूल मिल जाएगा, वर्क है, ईट हेल्दी, लर्न, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, फायर ब्रिगेड है, फूड है, पार्क है, ये सब चीज़ें आपके 15 मिनट के डिस्टेंस में होती हैं, उसको बोलते हैं 15 मिनट सिटीज़। ठीक है, तो चलो अभी इतना ही कर लेते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई। आई विल ट्राई कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँ जल्दी आपसे, आपके एग्जाम से पहले। कुछ वीडियोज़ और आने वाली हैं, लाइक द नेम ऑफ द स्निक नेम ऑफ द सिटीज़, कुछ और कोशिश करेंगे सीखने के लिए। सो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।